न्यूज़पेपर पढ़ा आज का सबने? किसने किसने नहीं पढ़ा? वाई? अरे लगवाया नहीं, ऑनलाइन पढ़ो, सबकी वेबसाइट है। डू यू हैव फोन? कोशिश करो, अगर यहाँ सरवाइव करना है, मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, सब लोग एक टैब रख लो जिसमें सिम स्लॉट ना हो। ये पूरा कैंपस वाईफाई है, आपका हॉस्टल वाईफाई है, ठीक है? तो एक टैब रख लो जिसमें सिम ना हो और सोशल मीडिया का कोई ऐप ना हो। मेक श्योर। इवन तो कई बार मुझे प्रॉब्लम होती है, तो मैं जैसे फाइल ट्रांसफर करनी, मैं मेल पे आके करता हूं, लेकिन मैंने कभी व्हाट्सअप नहीं उसमें डाला कि लाओ व्हाट्सअप से इसको भेज दें, क्योंकि एक बार वो अगर आ गया तो वो परेशानी पैदा करेगा, राइट? तो एक टैब रख लो। और आजकल बहुत सस्ते सस्ते टैब, जरूरी नहीं कि आप आईपैड ही खरीदो, देयर आर लॉट ऑफ सेकेंड हैंड टैब्स ऑल्सो। तुम्हारा ये होना चाहिए कि एक इतना सरफेस हो जो 4:3 रेशियो में हो, जिसमें कोई भी हम बुक पढ़ सकें। और उसमें एक ऐप जरूर रखना, किंडल की ऐप। किंडल की ऐप जरूर रखना, पीडीएफ रीडर जरूर रखना, बस दो चीज, ये मेरे पास कंपलसरी होता है इसमें। इसमें एक भी सोशल मीडिया का ऐप नहीं, सिर्फ मेल खुला हुआ, नथिंग एल्स। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है। आप एक सिस्टम ऐसा बनाइए जो सिर्फ पढ़ने के लिए हो। उसमें क्या होगा, आप न्यूज़पेपर नहीं आ रहा है, कोई भी बरसात है, कुछ भी रीजन है, आज की डेट में हर इंफॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल है, आप वहां पढ़िए। अब तो ई बुक फॉर्मेट में इतनी अच्छी अच्छी चीजें आ चुकी हैं, एप्स बहुत अच्छे अच्छे आ चुके हैं जो पीडीएफ को भी ई बुक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं। डू इट। लॉट ऑफ बुक्स आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। कई ऐसे पीडीएफ कुछ अच्छे ऐप खरीद लीजिए आप, जो एनोटेट करने का आपको पावर देते हैं। आप उसमें एनोटेशन कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। इवन दो एक ऐसे ऐसे ऐप हैं कि आप उसमें से पीडीएफ में से पॉइंट्स निकाल के अपने आप उसको जेपीजी फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं, एंड यू कैन मेक योर ओन नोट्स। जैसे गुड रीड हो गया, या तमाम इस तरह के नोट्स होते हैं, वन नोट हो गया, ये सारे क्या होता है, वो वहां से आपके ग्राफ और ये सारी चीजें निकाल के। सो यू हैव टू लर्न स्मार्ट मेथड रादर देन कि आई जस्ट रीड इट देन राइट, आई राइट इट। इसीलिए टेक्नोलॉजी होती है, टेक्नोलॉजी आपको कंपटीशन में एज देती है। बट द थिंग इज, टेक्नोलॉजी को अगर आप प्रॉपर यूज कर पाते हो तो, नहीं टेक्नोलॉजी आपका टाइम भी खा जाएगी। सो यूज इट और लूज इट, ये सिंपल सा फंडा यहां चलता है। तो टेक्नोलॉजी को अगर आपने सही तरीके से इस्तेमाल कर लिया, सो एवरीथिंग इज फाइन। और टेक्नोलॉजी अगर आपकी प्रॉपर यूज नहीं हो पाई, तो फिर वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाएगी। क्लियर है? सो एक टैब पे, दिस कॉल इन्वेस्टमेंट, यू से दिस इज एक्सपेंस। तो पहली बात तो आपको खर्च और निवेश का अंतर पता होना चाहिए। हमारे देश में बहुत लोगों को नहीं पता रहा सालों कि खर्च और निवेश का अंतर क्या होता है। खर्च वो होता है जो लौट कर वापस नहीं आता, निवेश वो होता है जो आपका जीवन बना देता है, जो आपको रिटर्न करता है। तो आप चलते फिरते एक टैब मेरे पास हमेशा से रहा है। जब पैसे नहीं थे तो सेकंड हैंड था। मैं अपना दोबारा टैब दिखाऊंगा, उसकी स्क्रीन फूटी हुई है 4 साल से, और मेरे साथ रहता है, फर्स्ट क्लास काम करता है। क्या करूंगा स्क्रीन में, इसको जाके रिप्लेस करूं? अरे मैं क्यों रिप्लेस करूं, मेरा काम चल रहा है, मुझे पढ़ना है, अभी भी तुम्हें दिखाऊं। कल बोल देना सर वो लेगा, वो उसका जो कवर भी रद्दी सा हो गया, लेकिन मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड है वो। मैंने उस पर जितना पढ़ा, जितने नोट्स बनाया, जितनी क्लासेस मैंने ली, मैंने और आज तक कोई इंस्ट्रूमेंट यूज ही नहीं किया। मैं जब किसी चीज को खरीदता हूं तो उसको मतलब उसका कॉस्ट निकाल लेता हूं, वो दे जाता है मुझे। तो इतनी जबरदस्त जो है वो चीज रही है। स्क्रीन फूटी है, फूटने तो उससे क्या मेरे को मतलब है, मेरा काम चल रहा है, खत्म। वो एक कोने में क्रैक पड़ा है, पड़े रहने दो, उसके ऊपर वो लगाया, लैमिनेशन कराया, काम चल रहा है फर्स्ट क्लास। वो कोई ईगो का मैटर थोड़े ना है। मुझे जो बुक पढ़नी है मैं पढ़ लिया, खत्म। और अच्छी बात है, फूटा हुआ कोई चुराएगा भी नहीं। सबसे अच्छी बात तो ये, कहीं छूट छाट गया तो कोई लेके नहीं जाएगा। है बोले है ये तो हमसे रिपेयरिंग करवा रहा है, पता चला हम रिपेयरिंग करा, कल उसने ढूंढ लिया किसी ने हमारा टैब लिया था, तो हमारी जेब से पैसे भी चले जाएंगे। तो कई लोग उसको हाथ नहीं लगाते हैं। सो यू हैव टू लर्न स्मार्ट थिंग्स रादर देन इन्वेस्टिंग इन फोन, इन्वेस्ट इन टैब। ठीक है? तो अभी ये टेक्नोलॉजी बहुत आसान हो गई है, 4:3 रेशियो के बहुत से अच्छे टैब्स आने लगे हैं। 4:3 रेशियो में कोई भी पीडीएफ जो होती है वो एक्यूरेटली सेट हो जाती है, रीडेबल होती, नहीं तो आपने देखा होगा पीडीएफ को लार्ज करो, स्मॉल करो, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। तो आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है? और ये हमेशा अपने साथ रखो। आज की डेट में कहीं भी चलते फिरते जा रहे हो, आजकल हर जगह वाईफाई है, रेलवे स्टेशन से हर जगह। कोशिश करो इसमें सिम स्लॉट ना रखो, रैदर देन की सिम स्लॉट खरीदने, क्योंकि वो 8-9 हजार रुपए ज्यादा होता है, पहली बात उसकी कॉस्ट ज्यादा होती है। रैदर देन उसके एक डोंगल खरीद लो, डोंगल में एक सिम डाल लो। रैदर देन एक यूएसबी डोंगल खरीद लो, जैसा मैं करता हूं,
डोंगल खरीद लो, उसके अंदर सिम डाल लो। तो तुम्हें वाईफाई तो चाहिए जहां पर तुम्हारा वाईफाई नेटवर्क नहीं है, तो वो उसमें आ जाएगा। सिम रहेगा तो कॉल आएगी। अरे मैं कह रहा हूं कोई नहीं, किसी को नंबर ना दो तो भी वो मार्केटिंग वाले तुम्हारा नंबर निकाल ही लेंगे। हाँ जी, लोन लेंगे, अब आप पढ़ रहे हैं उधर, तब तक फोन बजना शुरू हो गया। 2-4 बार बजेगा, फिर मन करेगा लाओ यार इसी में। अब चूंकि आजकल सारे नंबर क्लाउड पे इंपोर्ट होते हैं, तुमने एक बार अपने क्लाउड से नंबर इंपोर्ट कर लिया, उस पर कॉल तुम्हारी आनी शुरू हो जाएगी। फिर मन करेगा कौन जाए उठ के फोन ऑन करे, इसी से कॉल करना शुरू। एक बार आपने कॉल कर दिया तो आपने पूरी दुनिया को इन्वाइट कर लिया। लोग भी कंफर्टेबल हो जाते हैं, नाम एक बार सेव हो गया तो सेव हो गया, उसी पे तुम्हें कॉल करते हैं। अब तुम पढ़ रहे हो, पता चला उसमें कॉल आनी शुरू। तो बिल्कुल कट ऑफ होने का तो है, तैयारी कर लो, तभी आप पढ़ाई कर पाओगे। चलें शुरू करें आज के काम। सो वेलकम टू द गुरुकुल ऑनलाइन एंड क्लासरूम बोथ, राइट। चलिए शुरुआत करते हैं। और गुरुकुल में हम यहाँ पे जो शुरुआत करें सबसे पहले, और वो हमारा सिलेबस को समझना है। आज सिलेबस को समझाते समय मैं आपको कुछ ऐसे पावरफुल पॉइंट दूंगा जहां पे आपके आर्गुमेंट्स बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कॉपी किताब खोलिए अपना। ब्रीदिंग हो गई सभी की? ठीक है। शेड्यूल क्या चल रहा है? जल्दी से अपना अपना शेड्यूल सब लोग मुझसे शेयर करिए, ठीक है। सब लोग अपना शेड्यूल, एक मुझे पेपर का टुकड़ा दीजिए। हाँ, सब लोग अपना अपना शेड्यूल, एक छोटा सा टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा। हाँ, आप लोग मुझे अपना अपना शेड्यूल बताइए क्या चल रहा है अभी, ऑनेस्टली। somebody said is टाइम टेबल। एक लेमैन क्या कहेगा इसको? टाइम टेबल। शेड्यूल में मैंने कहा था पिक करना है, तो सबसे पहले एक काम करो, टाइम टेबल ही लिख डालो, फिर उसमें हम पिक करेंगे हमारे काम का क्या है और क्या हमें छोड़ देना है, ठीक है। जो भी आप मॉर्निंग हैबिट्स हैं, नाइट हैबिट हैं, सभी स्टूडेंट जो मुझे सुन रहे हैं वो अपना टाइम टेबल लिखें। चलिए, जो भी आप मॉर्निंग में कब आप उठते हैं, क्या आप एक्सरसाइज का कोई टाइम देते हैं, ईमानदारी से लिखिएगा। क्या आप योग का कोई समय देते हैं? क्या आप मेडिटेशन का समय देते हैं? क्या आप जो है वो डायरी राइटिंग देते हैं? कौन कौन से शेड्यूल आप, कब आप स्टडी करते हैं, कब आप आंसर राइटिंग करते हैं, कब आप रिवीजन करते हैं? सोने से पहले चक्र ध्यान करते हैं कि नहीं करते हैं? 20 मिनट बुक पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? स्ट्रेचिंग आपकी कितनी बार होती है बॉडी में? तब हम शुरू करते हैं अपनी बात। इसको बना के रख लो, एक एक करके इसमें मैं करेक्शन करता जाऊंगा। दीज आर नोन एज टाइम टेबल, इसको टाइम टेबल कहते हैं। हमें क्या करना है? हमें शेड्यूल सीखना है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड व्हाट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर मी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हमें इस पर काम करना है। डन? देखो हमारे एक ऑनलाइन में वो बोले मैं 3 बजे उठती हूं। हाँ, चलिए लिख लिया? लिख लिया या अभी भी सोच रहे हो टाइम टेबल? और इसमें सभी कुछ एक साथ सेट नहीं होगा, तो मैं एक मैजिक बताऊंगा। इसमें हमें एक एक करके एक फॉर्मूला बताऊंगा, बिट बाय बिट, स्टेप बाय स्टेप। इसमें तुम्हें एक एक करके सेटल करना है। अगर तुम ये सब कुछ एक साथ करने जाओगे कभी भी नहीं होगा। सो यू विल लर्न MIT। क्या सीखोगे? MIT, मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, बिट बाय बिट। लिख लो इसको, ये मुझसे सीखते जाना है, एक दिन में नहीं होगा। हर हफ्ते मुझसे पूछते जाना है, सर इस हफ्ते हमें क्या करना है, सर इस हफ्ते हमें क्या करना है, पिछले हफ्ते का जो एफिशिएंसी क्या है। दिस इज नोन एज गुरुकुल में बिट बाय बिट, स्टेप बाय, ये फॉर्मूला सीख लो, स्टेप बाय स्टेप। अगर तुम अपने स्प्रिंग इफेक्ट से निकलना चाहते हो, अगर तुम इनर्शिया से निकलना चाहते हो, टॉपर्स क्या बिहेवियर सीखना चाहते हो, इस फॉर्मूले को लिख लो, बिट बाय बिट, स्टेप बाय स्टेप। बिट बाय बिट, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट इफ यू वांट टू चेंज योरसेल्फ। बट आपको मेरे साथ लगना पड़ेगा, आपको मेरे साथ बात
करनी पड़ेगी कि सर आप हमें गाइड करें, बिट बाय बिट में हम 2 काम करेंगे, ये भी लिख लो। एक, सबसे पहले आप मेरे से बात करोगे सर इस वीक हमारा क्या है, इस डे हमारा क्या है। बस मुझसे 2 क्वेश्चन आप पूछोगे, हमें वीक का काम दीजिए, कौन सी हैबिट हमें पिक करनी है बिट बाय बिट में, और कौन सा मुझे सेगमेंट चूज करना है डे में, आज का दिन मुझे कौन से काम में लेके जाना है। अगर आप में से सारे लोग ये सारा का सारा कर रहे हैं, मैं यकीन कह रहा हूं आप बहुत जल्दी फटीगनेस से शिकार हो जाओगे। ठीक, डन है। सो दिस वन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। सो अभी हम सिलेबस पे बात करते हैं, और हमने कल देखा था कि 4 पेपर हमारे होते हैं 250-250 मार्क्स के, उसमें एसए भी आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। अब सबसे पहले हम एक सिलेबस लेते हैं। अगर आप एक्चुअली में सिलेबस देखोगे तो कैसे यूपीएससी आपको बेवकूफ बनाता है। ये रहा यूपीएससी जो आपको नोटिफिकेशन देता है, मैंने डायरेक्टली उस पेपर से ही निकाल लिया है। ये यूपीएससी का शेड्यूल है 1750 नंबर का मेंस का। सबसे पहले हम इस पे बात करते हैं, और मैंने आपको बताया कि इफ यू हैव अ 3 सक्सेस फॉर्मूला 30, 50, 20, याद रहेगा ये। तो 30, 50, 20 को कैसे इस बार मुझे कैप्चर करना है। आप मुझे पूछेंगे मेरे हाथ में कुछ जादू की छड़ी है, ठीक है, ये जादू की छड़ी आपको दी जाएगी, ये जबरदस्त है, ठीक है। इतने ही पॉइंट होते हैं जीएस में, एंड ऐसे एक एक पॉइंट पे मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, ठीक है। ये पूरा आपके पास रहेगा, आप खुद चेक कर सकते हो, डे वाइज है, आवर वाइज है, कि सर आज यही पढ़ना है, इसके क्वेश्चन मुझे करने हैं। लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं यूपीएससी, क्यों मैंने कहा कि सिलेबस आपके लिए जरूरी है। ये यूपीएससी का नोटिफिकेशन है, कहता है मेंस एग्जामिनेशन रिटन पेपर होगा, पेपर ए क्वालिफाइंग पेपर है, इसके मार्क्स नहीं जोड़े जाते, बट यू हैव टू आइदर इंग्लिश कंपलसरी और एक भारतीय भाषा जो अनुसूची की भाषा है वो आपको एग्जाम देना पड़ेगा। यानी आपको इंग्लिश ग्रामर भी आनी चाहिए। बहुत से हिंदी माध्यम और रीजनल लैंग्वेज के बच्चे इंग्लिश कंपलसरी पेपर में फेल हो जाते हैं। नियम यह है कि अगर आप इस क्वालिफाइंग पेपर में क्वालिफाई नहीं कर पाते हो, 33% मार्क्स नहीं लेकर आ पाते हो, आगे आपकी कॉपियां चेक नहीं होती हैं। सो अगर आप हिंदी लैंग्वेज ले रहे हो, बंगाली ले रहे हो, भारतीय अनुसूची की कोई भाषा ले रहे हो, अगर वो आपकी उसकी ग्रामर आपको नहीं पता, स्पेलिंग नहीं पता, प्रेसिज राइटिंग नहीं पता, व्याकरण नहीं पता, आपकी आगे जीएस और ऑप्शनल की कॉपियां चेक नहीं होंगी। क्लियर है ये? सो यू हैव टू लर्न। जो लोग कहते हैं कि साहब, जैसे कई बच्चे आते हैं, आपने इंग्लिश के शब्दों का प्रयोग कर दिया, अघोर पाप है ये, बड़ा जबरदस्त बातें करते हैं, तो हम समझ जाते हैं दूर कहां तक जाएगा ये। बुरा मत मानना, हमने जीडीपी बोल दिया, अरे आप इकोनॉमी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था शब्द का नहीं। आओ कराओ। ये वही होते हैं जिनकी कॉपी आगे चेक नहीं होती है, क्योंकि ये सिविल सर्विसेज है, ये ऑल इंडिया नेचर है। क्या हर जगह एक ही भाषा बोली जाती भारत में? तो उन्होंने इंडियन सोसाइटी का सिलेबस ही नहीं पढ़ा, ना वो पढ़ेंगे, ना वो बनेंगे, ना वो जाएंगे। तो पहले दिन ही बड़ा दबाव डालते कई लोग, अरे इंग्लिश भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो भाई कंपलसरी पेपर नहीं दोगे तुम, और सोच रहे हो कि 33% मार्क्स तुम्हारे बड़े आसानी से आ जाएंगे? आओ, स्वागत है हवेली पे, ठीक है, आओ। हालत खराब हो जाएगी जब प्रेसिज राइटिंग करना पड़ेगा, जब ग्रामर करना पड़ेगा, कंप्रीहेंशन करना पड़ेगा इसमें, जब तुम्हें फिल इन द ब्लैंक्स, सारे पार्ट ऑफ स्पीच सब होगा, तब पता चलेगा हाय ये 1/3 नंबर लाना भी बड़ा मुश्किल है। इसके बाद आप आ जाओ, कितना छोटा छोटा यूपीएससी, कितना इजी है। देखो पेपर 1 का सिलेबस देखो, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, इतने पढ़ना है यार, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, ये है जीएस का सिलेबस। 250 मार्क्स इसमें मिलने हैं। इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड इंडियन सोसाइटी। ये यूं पास कर जाओगे तुम, ठीक है। यही गफलत हो जाती लोगों को, और कोई दिक्कत नहीं है। फिर कहता है जीएस पेपर 2, ये आएगा नोटिफिकेशन ना फरवरी में, तो ये अखबार में आता छपके या उनकी साइट पे आता, देख लेना, ऐसे लिखा होता है, बच्चा इसी में ही निपट जाता है। गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, क्या है इसमें? थोड़ा सा बड़ा है उससे, ठीक है। आओ, 3 वाले में थोड़ा ज्यादा लिखा है, 3 लाइन कर दिया है, धीरे धीरे दर्द दे रहे हैं।
टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, ये लग रहा है कुछ ज्यादा किताबों के नाम ले लिए। और चौथा तो इनको वर्ड ही नहीं थे, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। तो 3 वर्ड में सिलेबस खत्म। यार यूं आईएएस बन जाएंगे। तो हमसे लोग कहते हैं 7-8 महीने में आईएएस बना देंगे क्या? क्यों नहीं बना देंगे? मिट्टी का पुतला तो बन ही जाता है 7-8 महीने। तुम्हारा बहुत दिक्कत है। अब जरा इसमें आओ, एक छोटा सा वर्ड है, आज हम शुरू करेंगे। एक छोटा सा वर्ड है सोसाइटी। शुरू करें? तैयार हो? अब जरा देखो, कहानी शुरू होती है भारतीय समाज से, और कहां तक जाएगी ये मैं नहीं गारंटी ले रहा हूं, मैं सिर्फ कह रहा हूं शुरू होती है। और मैंने कल आपको बताया था कुछ सब्जेक्ट कभी खत्म नहीं होते, जिसमें पहला सब्जेक्ट है भारतीय समाज। ये आपको पूरे साल भर पढ़ना पड़ेगा। अगर टीचर वो अपने टॉपिक पढ़ा के चला भी जाए तो सिर्फ वो आपकी शुरुआत होगी। तो पहली चीज तो ये लिखो कि इंडियन जो सोसाइटी है इसका सिलेबस कभी खत्म नहीं होता। एग्रीकल्चर कभी खत्म नहीं होगा, इसका आपको लगातार अपडेट करना पड़ेगा। साइंस एंड टेक लगातार अपडेट करना पड़ेगा, बिकॉज दीज आर डायनेमिक सब्जेक्ट्स। चलें शुरू करें। देखो यहां पर आ गया, एक है सर हिंदी में बताओ, समाज कहते हैं उसको, हिंदी में बता दे रहे हैं, सर ने पूछ लिया है। हाँ आ जाओ। अब जीएस पेपर 1 में हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं सोशल इश्यूज की। 2 शब्द हैं सोसाइटी में जब सोशल इशू आ जाता है तो वो डायनेमिक हो जाता है। अब एक एक शब्द को बड़े ध्यान से, मैंने पहला नियम क्या सिखाया गुरुकुल के बच्चों को? हैंडल विद केयर। अब यहां 2 शब्द हैं, एक है सोशल और एक है इशू। ऐसे बहुत लोग सोशल इशू पढ़ रहे हैं। व्हाई दिस इज नोन एज इशू? व्हाई इट इज नोन एज इशू? बताओ आशुतोष। अरे जब मान लो जैसे ये तुम्हें बताने आया कि तुम्हें योग करने के लिए तुम लड़ गए, तो तुमने क्या बोला था उस दिन? सर ये जबरदस्ती का इशू बना रहा है। तो तनाव हुआ कि नहीं हुआ उस दिन? देखो किस लिए हम शब्दों को प्रयोग, कल सिखाया था सामान्य अध्ययन। मुझे पता है कि मैं तुम्हें सिलेबस, ज्यादातर इंस्टीट्यूट में सिलेबस पढ़ाया नहीं जाता, पहली बात तो ध्यान रखो। और ये इंडिया का सबसे कंप्रिहेंसिव सिलेबस एनालिसिस है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कोई भी इतनी डेप्थ में जाकर बताएगा ही नहीं तुम्हें। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट ज्योग्राफी, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट हिस्ट्री, और तुम ये सोचते रहोगे काहे पढ़ रहे हैं हम ये सब, इसी में तुम परेशान रहोगे। पहले ध्यान से सुनो। सबसे पहले कल बताया था जनरल स्टडीज, हर वो चीज जो सामान्य रूप से मेरे आसपास है उसके अध्ययन करने की प्रवृत्ति। और तुमने समझ लिया होगा, तुम अपना पेन आज तक नहीं देख पाए हो तो यूपीएससी क्या खाक देखोगे? सच्चाई है। कल अब देखो मेरे सामने झूठ फरेब नहीं चलने वाला। सही कह रहा हूं गलत? जब तुम अपना पेन ही नहीं देख पाए तो तुम क्या ये इशू देखो? तो आदत सीखो कि हमें सीखने, कम से कम ये तो समझ लो हमें सीखने की जरूरत है। अगर तुम ये भी एक्सेप्ट कर लेते हो कि मुझे सीखने की जरूरत है, तुम्हारे ज्ञान का जो है वो सफर शुरू हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो इशू क्या है, सोसाइटी में इशू क्या है, और यूपीएससी ने इशू ही क्यों रखा, इवेंट्स क्यों नहीं कहा उसे? सोशल इवेंट्स भी तो कह सकते थे। विचारों का संघर्ष, क्या संघर्ष ही केवल मुद्दे होते हैं? क्या केवल संघर्षी मुद्दे होते हैं? मुद्दे क्या हैं? और मैं तुम्हें सबसे पहले ये क्यों पढ़ा रहा हूं? पेपर 1 में ही उसको यूपीएससी ने क्यों रखा, पेपर 3 में क्यों नहीं रखा? पेपर 1 में ही क्यों रखा? तुम्हें क्या लग रहा है उन्होंने क्या लूडो खेला था, पर्ची निकाली थी, इकोनॉमी को 3 में डाल देंगे, पॉलिटी को 2 में डाल देंगे? तो सबसे पहले तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया जाना चाहिए था। इसको पेपर 1 में ही क्यों रखा? कितने लोग इसका जवाब दे सकते हैं? हाथ खड़ा करो, सभी लोग बताओ कि इंडियन सोसाइटी को पेपर 1 में ही क्यों रखा, और हिस्ट्री ज्योग्राफी के बाद क्यों रखा? कौन देगा जवाब? हमारी बच्ची देगी। चलो नहीं यार, बताओ बेटा।
वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत सही, शाबाश, वेरी गुड। और कौन जवाब देना चाहेगा? और इसको एलेबोरेट करो, रिफाइन करो इसको। और हाँ बोलो बेटा। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हमारे यहां देखो ऑनलाइन के बच्चों ने भी बहुत अच्छा जवाब दिया है, ताकि हम इंडिया के समाज को अच्छे से समझ सकें। शाबाश, क्योंकि हिस्ट्री से भी कनेक्शन होता है। वेरी गुड, वेरी गुड, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब तुम जरा देखो, अगर सिलेबस को ध्यान से देखो, देखो तार्किक बनो। ये मैंने कल तुमसे कहा था, अगर मैं तुम्हें सिलेबस के पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा दूं तो भी तुम्हें कितना मिलेगा? मैथमेटिक्स में बताओ 30% मिलेगा। तो 30% तुम्हारा सिलेक्शन तो नहीं होने वाला। हाँ, तो उसमें तुम्हारा 30% तो नहीं होने वाला। तो अब तुम्हें क्या करना है? क्या करना है? तो सबसे पहले तुम्हें तार्किक होना है। मेरी बात तुम्हें समझ में आई कि तुम या तो सारी रेत छान लो या अपने दिमाग को चुंबक बना लो, चॉइस इज योर्स। तो हम यहां क्या करेंगे गुरुकुल में? दिमाग को चुंबक बना लेंगे। अब जरा ध्यान से देखो कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड देन सोसाइटी रखी है, पेपर 1 में सोसाइटी रखी है। तो ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे कुछ लॉजिक तो होगा। चलो जरा लॉजिक ढूंढ लेते हैं। तो लॉजिक जो कहता है वो बड़े प्यार से हमसे कहता है कि भैया मेरे, इसका जो लॉजिक है वो ये है। अगर हम यहां से देखें, हिस्ट्री जो होती है, अगर ध्यान से देखेंगे, जो हिस्ट्री है वो हमारे पास्ट के पदचिन्ह होते हैं। पास्ट ट्रेवलिंग, हम यहां तक जो आज पहुंचे हैं, हमने एक फुटप्रिंट तो छोड़ा होगा। कभी हम लड़ाइयां लड़ते थे, कभी हम खाना ढूंढते थे, कभी हम राज्य बनाते थे, कभी हम महाजनपद बनाते थे। करते 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 आज हम यहां पहुंचे। लेकिन हिस्ट्री जो होती है दैट इज ड्राइव बाय द ज्योग्राफी। ये तो मेरा आज हर स्टूडेंट मुझे बता सकता है कि ज्योग्राफी के बिना इतिहास निर्मित नहीं किया जा सकता, परिभाषित नहीं किया जा सकता। अब समाज क्या है? व्हाट इज सोसाइटी? सम, यानी किसी क्षेत्र विशेष में समान उद्देश्यों के लिए रहने वाले, आज के मुद्दों को डील करने वाले लोगों का समूह है। दिस इज सोसाइटी, समाज, सम धन अज। तो अब क्या होगा? ये समाज तुम्हें क्यों पढ़ना है, ये डील करना बड़ा जरूरी है। तो चलो जल्दी से मुझे लिखकर बताओ कि तुम्हें समाज में सबसे पहले क्यों, सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी क्यों पढ़ा रहा हूं? और इंडियन सोसाइटी में जो क्वेश्चन है वो इंडियन सोसाइटी से ज्यादा सोशल इश्यूज पे क्यों आ रहे हैं? मेरे 2 सवाल का जवाब जल्दी से लिख दो, ब्रीफ, अगर कुछ भी समझ में आया हो तो जल्दी से। क्या आप भी आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं? बहुत दिनों से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिली। भागदौड़ करने के बावजूद भी आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। सिर्फ आपका टेंशन बढ़ रहा है, आपका पेशेंस जवाब दे रहा है। इसी टेंशन को दूर करने और आपकी हर एक समस्या का समाधान लेकर आए हम, यानी ओजांग गुरुकुल कैंपस। यहां हम आपको सिखाएंगे आईएएस और पीसीएस जैसे एग्जाम की तैयारी कैसे आसान तरीके से की जाती है, कैसे डिसिप्लिन फॉलो किया जाता है, कैसे अनुशासन रखा जाता है। अगर आप भी चाहते हैं हम आईएएस और पीसीएस बने और अपनी जिंदगी के सारे सपने पूरे करें, तो अभी ज्वाइन करें ओजांग गुरुकुल कैंपस। बिकॉज when we support the word selfless, the whole universe will support you endlessly. सबसे पहली बात है कि भारतीय समाज हमें पढ़ना ही क्यों है, राइट? सबसे पहले हम इस पे बात कर लेते हैं कि हमें पढ़ना ही क्यों है। क्लियर? तो चलो सबसे पहले एक चीज सीखो, और वो ये है कि व्हेन यू गो फॉर सोसाइटी, जब आप सोसाइटी के लिए जाते हो, राइट, जब आप सोसाइटी के लिए जाते हो तो आप एक ऑफिसर की तरह तैयारी की। आपका सिलेबस जो है एक ऑफिसर का सिलेबस है। कल मैंने आपको बताया था आपके अंदर एक गुण होना चाहिए। यूपीएससी एक्चुअली क्या चेक करता है? तो आपने देखा सिलेबस में सबसे लास्ट में एप्टीट्यूड एक वर्ड है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड, उसको पूरा जोड़ लो, दैट इज नोन एज प्रशासनिक अभियोग्यता। इस पर बहुत से ऑफिसर्स ने, लवासना में भी ये पढ़ाया जाता, आपके करिकुलम का ये पार्ट होगा। तो प्रशासनिक अभियोग्यता यानी कि जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड होता है वो आपके अंदर होना चाहिए। प्रशासन 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक है शासन, शासन मींस पावर टू मेक रूल्स, प्र
जो इसका प्रीफिक्स है प्रो, प्रशासन, तो दैट मीन्स कि आप प्रोएक्टिव होकर, यानी समस्याओं के बढ़ने से पहले आप समस्याओं की समझ रखते हुए, टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स यू हैव टू बी, जो है जिसे कहते हैं एक्शन टेकर, ये प्रोएक्टिव होना। वही प्रो, जब हम किसी चीज के पहले प्रो लगा देते हैं संस्कृत में, तो यानी वो क्या हो जाता है, वो एक्टिवनेस के साथ हो जाता है। यानी शासन की नीतियों को धारण करने वाला, सोचने वाला, स्ट्रक्चर करने वाला व्यक्ति ही प्रशासन का हिस्सा होता है। अभियोग्यता मतलब करके सीखने की क्षमता, अभियोग्यता, ठीक है, जो लगातार गतिशील बनी रहती है। तो ये आपका जो आपसे देखा जाता है, वो आपसे बेसिकली प्रेजेंस ऑफ माइंड देखा जाता है, राइट, कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है, किस तरह से काम कर रहा है। तो ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। सो लेट्स स्टार्ट, इसको जो हम देखते हैं, ठीक है, कि ये कैसे काम कर रहा है और इसका जो बेसिक फंडामेंटल क्या है। तो सबसे पहले हम बात करें आईएएस ऑफिसर के लिए भारतीय समाज का पढ़ा जाना जरूरी क्यों है। जरा इस पे कुछ पॉइंट लिखे आओ। एनालिसिस दिस पर्टिकुलर पॉइंट, व्हाई इंडियन सोसाइटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सिविल सर्वेंट्स। बताइए। आपने बोला है कि जो आपके समाज में कुरीतियां हैं उनसे फाइट करना है, और ये जब कोई एक व्यक्ति बोलता है तो बाकी लोगों को उसके विचार लिखने चाहिए। आपने कहा कि सोसाइटी एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, वंडरफुल, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। इन्होंने जो बात की उसको कौन डिफाइन कर सकता है, कौन लिख सकता है। इन्होंने कहा कि सोसाइटी, कितने लोगों ने इसको ध्यान से सुना। ये जरूरी है कि आप अपने साथियों को सुने, जब तक सुनेंगे नहीं तब तक सीखेंगे नहीं। इन्होंने बताया कि सोसाइटी जो है उसके लिए पॉलिटी, और पॉलिटी के लिए इकोनॉमी की जरूरत होती है, ठीक है। और इन्होंने क्या बताया कि आने वाले टाइम में इंडिया के पास डेमोग्राफिक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद हमने क्या देखा कि हमारे पास एआई जो है वो एक चैलेंज के रूप में, ये बून भी हो सकता है, बेन भी हो सकता है, ये दोनों चीजें हो सकती हैं। सो इन्होंने अपना एक इंटेलेक्ट दिया, दैट्स व्हाई सोसाइटी एक बहुत डायनेमिक, सबसे इंपॉर्टेंट जो इनकी बात आई, सोसाइटी एक गतिशील अवधारणा है, समाज एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है। वंडरफुल, बहुत सी शाबाश। कोई और अपना राय रखना चाहेगा? ठीक है, वेरी गुड। और वेरी गुड। हम्म 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 वेरी गुड। चलिए अब इसको ब्रीफ कर दें। सबसे पहले जो इन लोगों ने कहा उसमें बड़े गहरे रहस्य हैं, पहले जरा इसको समझो। इन्होंने कहा कि समाज, सोसाइटी, इकोनॉमी, देखो ये स्टाइल होती बच्चों की, अर्थव्यवस्था और पॉलिटी यानी राजव्यवस्था इंटरडिपेंडेंट होते हैं। ये चार्ट बना लो। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि यूपीएससी में चैप्टर्स नहीं टॉपिक्स पढ़े जाते हैं। यूपीएससी में कोई सब्जेक्ट ही नहीं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक साइंस है ही नहीं है। ये पॉलिटिकल साइंस है, ये पॉलिटिकल इकोनॉमी है, सोशल इकोनॉमी है, सोशल पॉलिटिक्स है। यहां क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाते सीधे सीधे, पहली बात तो ये सीख लो। सो दिस इज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, दिस इज सोसाइटी, दिस इज इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था, और ये पॉलिटी यानी राजव्यवस्था, राजव्यवस्था, राइट। तो ये सभी इंटरडिपेंडेंट हैं, दे शेयर, वेन डायग्राम अगर मैथमेटिक्स में आप जानते हैं तो दे शेयर अ सर्टेन एरिया विद ईच अदर, राइट। सो आपने जो कहा, और इसके बाद इन्होंने कहा कि दिस इज अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट, यानी डायनेमिक मतलब क्या होता है, एट द टाइम बीइंग ये लगातार इसकी वैल्यू चेंज होती रहती। अज जो मैंने कहा, समाज अज जो लगातार बदल रहा है, ये समाज के मूल्य बदलते रहते हैं। आज से कुछ साल पहले अगर कोई गे मैरिजेस,
लेस्बियन मैरिजेस, एलजीबीटी राइट्स के बारे में बात करता तो भारत में वो ऐसे संबंधों को क्या जेल हो जाती थी। बट नाउ देयर आर डिफरेंट सोसाइटी, दे आर एक्सेप्टिंग। आज की डेट में मूवीज देख लो, आज की डेट में वेब सीरीज देख लो, खुलकर इसके बारे में बात हो रहा है। देयर इज अ न्यू क्लान दैट इज नोन एज वोक कल्चर, देयर इज अ न्यू कल्चर अराइजिंग, वोक कल्चर। इफ यू से यू आर वुमेन, लोग चिढ़ जाते हैं, व्हाई यू आर नॉट कॉलिंग मी पर्सन, व्हाई यू आर कॉलिंग मी वुमन, व्हाई यू कॉलिंग दिस मेन। तो ये क्या है, ये बोल रहा है ये जेंडर बायस है, यू मस्ट यूज वर्ड पर्सन। ठीक है, आप गलती से बोल के देखना किसी वोक के सामने, तुम्हारी ऐसी तैसी कर देगा। तो ये बहुत ध्यान से आपको समझने की जरूरत है कि समाज के मूल्य बदलते जा रहे हैं। ठीक है, चाहे विवाह के नियम हो, रहने के नियम हो, किसी भी तरह के नियम हो, लोग अपनी गे आइडेंटिटी को, तमाम जो है होमोसेक्सुअल आइडेंटिटी को अब वो रिवील कर रहे हैं। तो बहुत से समाज में परिवर्तन होते जाते, तो समाज में हमेशा एक रस्सा कस्सी चलती रहती है, हमेशा एक चीजें मथी जाती हैं, वो हमारे लिए बहुत जरूरी होती हैं। तो जो सिलेबस एनालिसिस की मेरी ये क्लासेस हैं वो तुम्हें बहुत डेप्थ में ले जाएंगी। परेशान मत होना, धैर्य से सुनना, चीजों को जोड़ना, क्योंकि तुम्हें इसी तरह से सब्जेक्ट को जोड़ना होगा। तुम्हें समझना होगा कि यूपीएससी में एब्सोल्यूट सब्जेक्ट्स नहीं होते, ये तुम्हारे कॉलेज में थे, भूल जाओ उसको कि आज इतिहास पढ़ लेंगे, भूगोल पढ़ लेंगे। यहां सारे सब्जेक्ट एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। इकोनॉमी ज्योग्राफी के बिना नहीं होती, ज्योग्राफी हिस्ट्री को प्रभावित करता है। नो, दिस इज द बिगर पार्ट। हो गया, यही खूबसूरती यूपीएससी की, यही कंपटीशन है। और स्टूडेंट ज्यादातर समय, साल 2 साल तक नहीं समझ पाता कि सब्जेक्ट का बेसिक फंडामेंटल क्या है, और अगर पहले बता दो तो घबरा जाता है, इसीलिए 2-3 अटेम्प्ट को खराब कर लेता आराम से। तब उसको एक दिन बुद्धि जगती, हाँ नहीं ऐसे नहीं ऐसे करना है। तो मेरे स्टूडेंट को अटेम्प्ट खराब करना है, 4-5 साल लगाना है, नो सर, तो फिर मेरे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। सो नाउ कम टू द पॉइंट कि हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ये हमारा ग्रेजुएशन का भी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, सोसाइटी सोसाइटी, ये सब जो भी है। पर आईएएस ऑफिसर, जो सबसे लास्ट पॉइंट तुम्हारे सिलेबस का है, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड, उसको सबसे पहले रख लो। जो सबसे लास्ट में दिया छुपा के, उसको सबसे पहले रखो, एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड। अब इसके अंदर अब सिलेबस को कर दो उल्टा, और अब देखो कि मुझे जो कुछ भी पढ़ना है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड के हिसाब से पढ़ना है। सो मुझे सोसाइटी को पढ़ते समय मेरा दृष्टिकोण क्या होगा? अगर मैं अभी हरे रंग का चश्मा लगा लूं, तो हरे रंग का ग्लासेस का, तो कहते हैं ना सावन के अंधे को हर चीज हरी हरी दिखाई पड़ती है। तो मैं कहूंगा यार बड़ा आज ग्रीन माहौल सा बना हुआ है। काला चश्मा लगा लूं, धूप है, फिर भी क्या होगा? अरे यार आज मौसम बड़ा सुहाना बना हुआ है। जैसे उतारूंगा, अरे यार ये क्या है? सो इट्स अबाउट चश्मा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। कलर, लेंस का कलर क्या है तुम्हारे? सो आप जब किसी सब्जेक्ट में जाए तो आपका जो चश्मा होना चाहिए वो एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड का चश्मा होना चाहिए। लिटरली आई हैव टू लर्न लॉट ऑफ प्रिंसिपल्स अबाउट द सोसाइटी। मैंने बच्चों को देखा है, वो बड़े बड़े कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं सोसाइटी के, जो एक सोशियोलॉजी ऑनर्स का बच्चा पढ़ रहा होता है या कोई समाज शास्त्री पढ़ रहा होता है, वो उसको पढ़ता है और उससे क्वेश्चन 4 नहीं समझ में आते कि क्या चैलेंजेस हमारे सामने आ गए। तो उसकी पढ़ाई में कोई कमी नहीं है, उसकी ताकत में कोई कमी नहीं है, उसके मकसद में कोई कमी नहीं है। सवाल है डायरेक्शन कहां है? तुम्हें इस सब्जेक्ट को समाजशास्त्री के लहजे से नहीं पढ़ना। लोग डिबेट में घुस जाते, कार्ल मार्क्स के अंदर घुस जाते हैं, कार्ल मार्क्स बढ़ जाता है, अरे कहां आ रहे हो यार, ठीक है, कार्ल मार्क्स में घुस जाते हैं। नहीं, बड़ी बड़ी थ्योरीज पढ़नी है, मैकियावेली की बात करते हैं, लॉक की बात करते हैं, करो, जीएस में नहीं। जीएस में तुम्हें इस समाज को समझ के, इस समाज को एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड के चश्मे से देखना है। अब जरा देखो क्या है वो, ठीक है। और क्यों मैंने कल आपसे कहा था कि गवर्नेंस इज और माइक्रो गवर्नेंस इज अ न्यू पैराडाइम आपके लिए, ठीक है। चलिए अब हम इसके बारे में बात करते हैं। तो एक आईएएस ऑफिसर को वो चीजें कैसे डील करनी है, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी, राइट। आ जाइए, सबसे पहले समझिए कि वाई टू स्टडी इंडियन सोसाइटी। आप एक ऑफिसर हैं मुस्कुराते हुए, चलिए देखते हैं। सो जो आपका ये समाज है ना, ये तुम्हारा रंगमंच है, ये तुम्हारा स्टेज है, ये तुम्हारा ग्राउंड है। तुम्हें कहां काम करना है? किसके बीच में काम करना है? समाज के बीच में काम करना है, समाज के बीच में। और ये समाज कोई एक नहीं कि तुम जाओगे और लोग आके फूल माला चढ़ाएंगे। यहां पर एक करप्ट आदमी भी पहुंचेगा, यहां पर एक दादागिरी करने वाला भी पहुंचेगा, यहां पर कोई दुखियारी भी पहुंचेगी माँ,
कोई ऐसा भी व्यक्ति पहुंचेगा जो झूठ बोलकर तुमसे जो है वो अपना फायदा लेना चाहता है, कोई दबाव डालना चाहता है, कोई चाहता है कि आप संसाधनों के ऊपर बैठे हो, ये वाले योजना का पैसा उसको दे, बहुत कुछ यहां हो सकता है। तो क्या करना होगा आपको? आपको इस समाज को समझना होगा। क्यों समझना होगा? क्योंकि आप कौन है? आप सरकार में गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है। टू बी वेरी फ्रैंक, यू आर नॉट पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, यू आर पार्ट ऑफ गवर्नेंस। अगर आपको लग रहा है आप गवर्नमेंट का पार्ट हो, सो यू आर डायनेमिक। आप ऑफिसर हो तो आप किसका पार्ट हो? गवर्नेंस का। सरकार ने कोई नीति बनाई, प्रधानमंत्री ने बताया कि हम गरीबी को हटाएंगे। सरकार ने एक बजट तय कर दिया कि हम 1000 करोड़ रुपए दे रहे हैं। सरकार ने कहा स्वच्छता हम स्थापित करेंगे, हमने इतना बजट बना दिया। बट हु विल इंप्लीमेंट विद दिस पॉलिसीज? पॉलिसी फॉर्मुलेट संसद में हुई, विधानसभा में हुई, लेकिन ग्राउंड लेवल पे वो जो नाली साफ हुई कि नहीं हुई, लोगों के अंदर जागरूकता आई कि नहीं आई, आप लोगों ने हर जगह जो है चेतना के लिए एडवर्टीजमेंट लगाया कि नहीं लगाया, किसका पार्ट है? आपका पार्ट है। दिस इज पार्ट ऑफ गवर्नेंस। सो व्हेन गवर्नमेंट रीच टू द ग्रासरूट लेवल, दिस इज नोन एज गवर्नेंस। गवर्नेंस क्या है? सरकार का निचले स्तर तक, अंत्योदय तक पहुंचने की प्रक्रिया ही गवर्नेंस है। और न्यूनतम समय में दक्षता के साथ पहुंचने को गुड गवर्नेंस कहते हैं। सुशासन एग्जाम का सिलेबस है आपका। तो सरकार की नीतियों का अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की प्रक्रिया गवर्नेंस है। सरकार की नीतियों का अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने, दक्षतापूर्ण पहुंचने, रीच विद एफिशिएंसी, इज नोन एज गुड गवर्नेंस। राइट? So you will be the instrument. So you have to deal lot of things. Right? अब ये ऑफिसर कौन है? ये लिंक है गवर्नमेंट गवर्नेंस के बीच में। गवर्नेंस में आ जाते हैं आम लोग, ठीक है, उसको गवर्नमेंट के साथ डील करना है, उसको समाज के लोगों के साथ डील करना है, समाज के लोगों के साथ उसको मल्टी लेयर लोगों के साथ डील करना है। अलग अलग लोगों की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। कोई चाहता है पार्क साफ हो जाए, कोई चाहता है कि यहां गरीब लोग फुटपाथ पे ना रहे, इससे गंदगी होती है, और कोई गरीब आदमी कहता है कि मुझे भाई साहब सोने और खाने की जगह दे दो। तो दोनों इसी समाज का पार्ट है, और वो कहता है कि मुझे फुटपाथ से क्यों हटा रहे हो? आप कभी आते जाते देखते होगे। लेकिन जब शहरों के सौंदर्यीकरण की बात आती है तो पुलिस वाले मार मार के उनको नगर पालिका वाले भगाते हैं कि ना, इससे क्या होगा, गंदा होगा, तुम लोग ट्रैफिक जाम करोगे। अब दोनों तुम्हारे शासन के अंतर्गत है। एक कह रहा है हमें फुटपाथ पे जगह दे दो, हम सोने के लिए जगह ही तो मांग रहे हैं, खाना खाने के लिए जगह ही तो मांग रहे हैं, हमारे पास रहने के लिए जगह नहीं है। और जो शहर के सभ्य लोग हैं, भाई आप मेट्रोपॉलिटन में आते हो, खर्चा करते हो, तो आप कहते हो इससे ट्रैफिक जाम होता है, शहर गंदा होता है, आई नीड माई सिटी क्लीन एंड ग्रीन। अब बताओ कौन सही कौन गलत? और ऊपर से संविधान में आपने कहा कि संविधान में जो है वो लोक कल्याणकारी राज्य आप बनाएंगे, डीपीएसपी में आप क्लेम करके बैठे हैं। अंत्योदय की बात कर रहे हैं, अंतिम समय पे जो व्यक्ति खड़ा अंतिम स्थान पर उसके उदय की बात कर रहे हैं। वेयर यू फाइंड द लैंड? क्योंकि जैसे तुम लैंड एक्वायर करने जाओगे, किसान कहेगा हमारी जमीनें हड़पने आ गए तुम। तो पर्यावरणविद कहेंगे, नीति नियंता कहेंगे, देखो जब किसान ही खत्म हो जाएगा तो खाओगे क्या? ईंट पत्थर। क्योंकि समाज में बुद्धिजीवी भी है, वो कर कुछ नहीं रहा, बता सब कुछ रहा है, तो वो लेख लिख देगा तुम्हारे खिलाफ। फिर कहां जाओगे? तुम कहते हो सही है, लेकिन जिनको कभी हटाने जाओ, भीड़ देखो उपद्रवी हो जाती है, उसको तकलीफ होती है, वो तुम्हारे खिलाफ बात करना शुरू कर देती है। तो पॉलिटिक्स जैसे वो क्या होगा, वो जिसको उसने चुना है उसको गाली देगी, तो एक नेता तुमसे लड़ने पहुंच जाएगा, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि है, उसको हर 5 साल बाद में चुनाव करने आना है, तो तुम्हारा ट्रांसफर कर देंगे, तुम्हारे ऊपर दबाव डालेंगे। अब कहां जाओगे? अब कहां जाओगे? अरे अभी मैं तुमसे कहूं ये सीट छोड़कर वहां बैठ जाओ, ऐसे मुझे घूर के देखोगे। पहन है, हुआ कि नहीं हुआ है? अभी बोलूं ये सीट छोड़ के बेटा वहां चले जाओ, या दूसरे बच्चे को सीट दो, पहले तो उठेंगे नहीं। आजू बाजू सर वहां भी तो खाली है, आगे तो बैठना, वहां भी तो खाली है, ऐसे बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? और फिर मैंने कहा नहीं नहीं यही सीट पे हमें बैठाना है, तो ये उठेंगे पहले, पर बहुत शोर मचाएंगे, पहले सामान वामान से पटकेंगे बैग में,
फिर घाटे से उसको जो है वो मेज को पलटेंगे, फिर उठेंगे और घूर के ऐसे तुम लोगों की तरफ देखेंगे, पीछे देख नहीं सकते, वो जांग सर खड़े, अब फिर जो है पैर पटकते हुए चले जाएंगे और उसको भी घूरेंगे जिसके लिए सीट खाली कराएंगे। तो भाई साहब, आप जब एक सीट खाली नहीं कर सकते तो आप जमीन खाली कराएंगे। तो दीज आर द चैलेंजेस। यहां बैठ के बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। समाज में हर कोई व्यक्ति एक बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने अभी आपको बताया ना कि इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और सोसाइटी कभी अलग नहीं हो सकते, कभी नहीं अलग हो सकते। अब प्रॉब्लम जानते हो क्या है? प्रॉब्लम, अब जो बात कहने जा रहा हूं वो लिख जरूर लेना, इंटरव्यू में बहुत काम आएगी, मेन से बहुत काम आएगी। तो प्रॉब्लम में बिटवीन द, व्हेन वी डिस्कस अबाउट द पॉलिटी एंड सोसाइटी, ये तीनों पार्ट है ना हमारे, जब हम डिस्कस करते हैं, बड़े ध्यान से सुनना, जब हम डिस्कस करते हैं पॉलिटी और सोसाइटी के बारे में, तो हमने लिखा वी द पीपल ऑफ इंडिया। हमने अपने प्रियम्बल में क्या लिखा? संविधान में हम भारत के लोग। हमने कॉन्सेप्ट दिया हम का, वी यानी कैसी अवधारणा है? सामूहिक अवधारणा है। ये मेरे तुम्हारे सबके मिलके चलने की बात है। माना जाता है समाज ऐसे ही चलता है, बट द प्रॉब्लम इज कि समाज कोई लोगों का समूह नहीं है। जैसे कल लोगों ने कहा लोगों का समूह, ये एक गतिशील अवधारणा है। तो इसमें आ जाती है इकोनॉमी, और इकोनॉमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि दैट फोकस ऑन आई। इंग्लिश का वर्ड है आई यानी मैं। फिलॉसफी में कहते हैं अहम, और अहम का एक और मतलब होता है प्राउड, ईगो, ओनली मी, दिस इज नोन एज आई। सो सोसाइटी चलाने के लिए पॉलिटी की जो हमारे डेमोक्रेसी की अवधारणा है वो कहती है वी द पीपल ऑफ इंडिया। बात अच्छी लगे तो मुझे बताना। द इकोनॉमी फोकस ऑन आई ओनली। दीपसी, टोपी क्यों पहनी तुमने? तो यही वाली क्यों ली, दूसरी क्यों नहीं ली? वो ऐसे जो सामने ऐसे लटे जैसी निकल के साइड में आती हैं, मनाली में लोग पहन के जाते, वाली क्यों नहीं ली? अरे ये जेंडर बायस है, ये जेंडर बायस है, ये टोपी का जेंडर डिसाइड कर रहा है। वोक एक्टिविस्ट को निकालो बाहर, ठीक है? ये फंस जाएगा वोक के सामने। लड़की लड़की में वस्त्रों का जो, टोपी का भी जो है डिफरेंस कर रहा है। ये वो कल्चर का जमाना है। फंस जाओगे इस तरह से, मत बोल देना कभी। पता चला अगले दिन आएगा कि दीपसी लड़कियों का शत्रु, भेदभाव करने वाला, तुम कुछ नहीं कह पाओगे, बेचारे बैठे रहोगे। हाँ बताओ, क्योंकि तुम्हें पसंद है। सीधे बोलो यार, इतनी फिलॉसफी क्यों जान रहे हो? जितना बोलोगे उतना फंसोगे। टू द पॉइंट रहो। ठीक है, आपने जैकेट क्यों पहनी है? अरे पसंद है, ठंड है तो बोरा लपेट लेते, ठीक है? कोई भी यहां सीधे सीधे बोलने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है? तो कुल मिलाकर जो बात है वो यही है कि हम जब अपनी पसंद की बात करते हैं, हम अपनी इकोनॉमिक पसंद की बात करते हैं, देयर इज ओनली वन थिंग, दैट इज आई। लेकिन मैंने एक वो चश्मा खरीदा, स्पेक्स, तो 50% लोगों ने कहा अच्छा लग रहा है, 50% लोगों ने कहा नहीं अच्छा लग रहा है। मैंने कहा भाड़ में, मुझे किसी पूछना ही नहीं है। एक दिन पहन रहा हूं, दूसरे दिन नहीं पहन रहा हूं। तो करना क्या है? ये आप हैं जो डिसाइड करते हैं। मैंने कहा मैंने लिया, मैं पहनूंगा, देखा जाए, मुझे पसंद होना चाहिए। सो दिक्कत यह है कि ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। दो परिस्थितियां ऐसी हैं जो एक साथ नहीं रह सकती। व्हेन यू डील विद पॉलिटी एंड सोसाइटी, देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ, आइडियल कांसेप्ट ऑफ वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो हम भाई मिलजुल कर रहे हैं, हम फर्टर्निटी की बात करते हैं, बंधुत्व की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं कि नहीं करते हैं? ठीक है, हम भाईचारे की बात करते हैं। तो अभी इसके बाद क्या करना है हमें? इसके बाद हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट आ जाता है कि जैसे हम इकोनॉमी की बात करते हैं, जमीन कौन देता है? आइए सब लोग ज्योति बोइए। हर दिन आता है अखबार में, गांव, कभी पेपर ऊपर पढ़ो, देसी पेपर, लोकल, मेड़ के विवाद में दो भाइयों के बीच में चली गोली। ऐसे ही होता है ना, मेड़ वहीं रह गई, सज्जन चले गए। होता है कि नहीं होता है? बाप बेटे में चली लाठी, अक्सर पढ़ते होगे, होता है, सेम हैपेंस। तो जमीन, संसद भी कहते भाई ये राज्यों का विषय है, स्टेट की प्रॉपर्टी है। लड़के हम खत्म हो जाते, स्टेट वहीं बैठा रह जाता है।
अक्सर आपने देखा होगा, नहर पे लाठी चली, मेड़ पे लाठी चली, ठीक है, भैंस चराने को लेके गोली चली, ठीक, भैंस भी कह रही है यार मैं इतनी खास हूं, मेरे पीछे गोलियां चल रही। वो हरियाणा में एक सॉन्ग आया था, डैश तेरे बर्थडे पे गोली चलवाएंगे, ठीक है, तो पता चला कि ये कह रही, बताओ, उसका वीडियो बना तो इतना वायरल नहीं, मेरे पीछे गोली चल रही है, उसने तो खाली बोला था, हमारे यहाँ रियल में चल रही है। मैं सोची कि उससे अच्छी तो मैं हूं, मुझे ले लेते वीडियो में। ठीक है, तो ये भी एक हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट चलता है। तो ये दैट इज एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है कि ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी कॉन्सेप्ट है, ये इकोनॉमी को इश्यू क्रिएट करके देते हैं। When there are two contradictory things happen at the same time, ये क्या करते हैं, they create issues। जब I और V एक साथ हों, आप कह रहे हो कि मेरी पॉलिटी, बाबा साहब ने कहा वी द पीपल ऑफ इंडिया, कहा समाज एक सामूहिक अवधारणा है, समाज के संसाधन सामूहिक हैं, लेकिन ना, पैसा कमाया, जमीन के अंदर बोरिंग डाली और टंकी फुल। एक आंटी उसे चिल्लाती है, टंकी भर गई है, बंद कर दे। वो आंटी बोल बोल के थक जाती है, कोई नहीं सुनता उसको। पानी बह रहा है, क्यों? बिकॉज आई हैव मनी, आई हैव मनी, मेरा पानी है, बिजली का बिल हम दे रहे हैं। कभी बात करो ऐसे लोगों से, वो भरता रहता है, पानी बहता रहता है, आंटी चिल्लाती रहती है, 2-4 दिन बाद वो अपना गला फाड़ खत्म हो जाती है, बोलती ही नहीं है, पानी की टंकी भर गई। कई लोग तो उसमें ही डांस कर लेते हैं, ठीक है, अलग है मूड उनका रहता है कि आंटी गा रही, चलो इसी में डांस कर ले, पानी की टंकी भर गई, कृपया बंद कर दें। आप ही लोग कई बार हॉस्टल वॉस्टल आते हो, है जांग सर भुगतेंगे पानी का बिल, चलाक छोड़ तो बेहतर है ना। सारे कुकर्मों के बारे में पता है मुझे, ऐसी बात नहीं है। गीजर चल रहा है, गीजर गर्म हो के फूक जा रहा है, इतना तो नोरा फतेही नहीं गाना गाया होगा जितना जो गीजर गा रहा है। हर दिन हमारा इलेक्ट्रीशियन पहुंचा रहता है, बोला सर अभी कल ही तो बनाया था। नोरा फतेही ने भी, मान लो उसके 500 मिलियन जो है व्यू है, 5 मिलियन या पता नहीं कैसे ऐसे व्यू हैं, लेकिन आप उससे ज्यादा जो है गीजर से गवा लेते हैं। अगर भी अरे बंद कर दो भाई, कितना गर्माओगे इसको, कहां तक लेकर जाओगे, और फूक जाता है बेचारा। तो अंत में उसको अपनी जान देनी पड़ती है। क्यों? बिकॉज अगर आप ये समझो कि ये बिजली एक सामाजिक अवधारणा है, इसको पैदा करने में जो कोयला जलाया गया है उससे पूरे समाज को नुकसान हो रहा है, और समाज एक सामूहिक अवधारणा है। तो भाई मान लो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड आके पहले आपकी नाक पे चेक करती क्या? हाँ आपने जलाया था, अच्छा आपने नहीं जलाया तो मैं आपकी नाक में घुसूं, ठीक है, कभी नहीं पूछता, कभी भी। वो एक मां के पेट में बच्चा है, रिपोर्ट्स कहती हैं 30 लाख बच्चे वायु प्रदूषण की वजह से अपने मां के पेट में ही मर जा रहे हैं आज की डेट में। इतना भयानक, सरकारें डर रही हैं स्टडी कराने से कि अगर ये बात निकल कर आ गई तो हम बताइए अपनी हरकतों की वजह से कितने बड़े हत्यारे हैं। एक हत्या करने पे 302 है, और हम कौन है? हम एक सामूहिक हत्यारे हैं। क्यों? बिकॉज हमने आई पर ज्यादा फोकस कर दिया है, हमारे कोर में क्या है? आई है। तो ये जो मैं आज आपसे जो बात कह रहा हूं, अगर आज आप मेरी बात समझ गए तो प्रशासनिक अभियोग्यता को आपको विकसित होने से कोई माइकलाल रोक नहीं पाएगा। द प्रॉब्लम लाइज बिटवीन वी एंड आई, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वी एंड आई एंड दीज कॉन्फ्लिक्ट, ये जो 2 शब्द है, मैं भी तुम्हें इसको खोलता जाऊंगा, तुम्हें पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, समाज, राजनीति, भूगोल, संसाधनों का खनन, आदिवासियों का हनन, अधिकारों का हनन, महिलाओं का हनन, जितनी भी चीजें सिर्फ इन्हीं 2 के बीच जाएंगी, सिर्फ इन्हीं 2 के बीच। आदर्श और व्यवहार का जो ये अंतर है, ये हमारे देश की सबसे बड़ी खाई है। ये धर्म नहीं है, जाति नहीं है, भाषा नहीं है, क्षेत्र नहीं है, ये आई और वी के बीच की खाई है, जो हमारे देश की सबसे बड़ी खाई है। व्यक्ति जब शादी करता है तो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता है। अर्ध अंगिनी यानी तुम मेरी इतनी सहभागी हो कि तुम अर्ध अंगिनी हो, यानी शरीर के आधे हिस्से बराबर। हमने प्रतीकात्मक में शिव को पार्वती के साथ जोड़कर दिखाया है। देख पानी चढ़ा चढ़ा, दूध चढ़ा चढ़ा के जय जय करते रहते हैं। लेकिन जब वही पत्नी को आगे बढ़ाने की बात होती है, सामूहिक चेतनाओं की बात होती है, तो पितृसत्ता की बात करते हैं
हम पैट्रियार्की की बात करते हैं, तो फिर उस महिला के अधिकारों का हनन होता है कि नहीं होता है? क्या उस बच्ची को पैदा करने में केवल माता का ही हाथ है, पिता का नहीं है? है। तो जब वो बच्ची आगे बड़ी होती है और अपने पढ़ने के अधिकार, आगे बढ़ने के अधिकार, अपना जीवन साथी चुनने के अधिकार की जब बात होती है, तो दुनिया भर की परंपराओं की दुहाई देकर उसके अधिकारों का हनन क्यों किया जाता है? और हनन किया जा रहा है तो उसको एक्सेप्ट करो, तो तुम मत पूजा करो अर्धनारीश्वर स्वरूप की। तो ये दोहरे मापदंड क्यों? दोहरे मापदंड क्यों? और हर स्तर पर है। जिस स्त्री का तलाक हो जाता है, पुरुष तलाक देता है, कहता है छोड़ दिया, ऐसे बात होती है। लेकिन उस महिला से पूछो जो उसी रिश्ते में उतनी बराबर की सहभागी थी, उसका जीवन हराम हो जाता है। कैसी कैसी बातें उसको सुननी पड़ती है समाज में। तो जब हम वी द पीपल ऑफ इंडिया का कॉन्सेप्ट था, तो संसाधनों से लेकर हर चीज में ये आई के कॉन्सेप्ट ने उसका हक कैसे छीन लिया। पिता की संपत्ति, पिता के तो दोनों हिस्से ना, पुत्र हो चाहे पुत्री हो, तो संपत्ति पैतृक बेटे को क्यों जा रही है? बेटे को क्यों जा रही है? बेटी को क्यों नहीं? बोले पराया धन है। आपने सिस्टम बना दिया, पराया धन है, उधर जा रहे हैं तो उसको भी, मान लो पति के घर गए तो किसको हक मिला? उसको, उसके लड़के को मिला ना, या उसने बेटा बहू में दोनों में बराबर बांट दिया? ये तो कानून था ना जिसमें पति की संपत्ति में पत्नी को हिस्सा दिलाया। लेकिन समाज का अधिकार कहां है कि या तो पिता दे या तो भाई ससुर दे। दोनों जगह कहां पर है जरा मेरे को बताओ। ये अपने बेटे को दे बैठा, वो अपने बेटे को दे बैठा। औरत कहां है? उसकी आइडेंटिटी कहां है? और औरत की आइडेंटिटी नहीं है तो फिर तुम समाज में वी का कॉन्सेप्ट लेकर क्यों चले आए? वी का मतलब तो स्त्री पुरुष दोनों, स्त्री पुरुष ट्रांसजेंडर तीनों। तो आखिर सवाल है कि फिर ये कॉन्सेप्ट लेकर क्यों आए? उस स्त्री को हक कहां मिला? पिता के घर भाई ले जाते हैं, पति के घर पुत्र को ट्रांसफर हुआ। और क्या कहता है पुरुष? पाल तो रहा हूं ना तुम्हें, तुम्हारे बच्चों को। मैंने नहीं सुना, तुमने नहीं सुना, तो फिर वेयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वी? एंड दिस क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट्स, दिस क्रिएट इशू। And when there is an issue, it's very difficult to identify who is right and who is wrong. And when there is a difficulty between right and wrong, जब सही और गलत की पहचान करना मुश्किल होता है, very difficult to take decisions. निर्णय लेना बहुत कठिन हो जाता है। और जब निर्णय लेना कठिन हो जाता है, so there is one thing, that is judgment of error. यानी निर्णय में गलतियां होती हैं। तो निर्णय में गलतियां होती हैं तो दैट नीड लीडरशिप। कि लीडरशिप आपको स्वीकार करती है कि जो लीडर होते हैं वो साहसिक निर्णय लेते हैं। और अगर निर्णय नहीं ले पाते हैं तो अन्याय होता है। और जब समाज में अन्याय स्थापित हो जाता है तो समाज टूट जाता है। समाज टूट जाता है, समाज में असंतोष पैदा हो जाता है और समाज में हार्मोनी, सहिष्णुता स्थापित नहीं हो पाती है। अब लिंक समझ में आया? कितना गहरा लिंक जा रहा है, कहां से बात शुरू हुई है? That's why this is known as social issues. Where there is a conflict between we and I, तो जजमेंट ऑफ एरर होगा ही। जजमेंट करने के लिए साहस चाहिए होगा। यही साहस किसके अंदर होता है? लीडर्स के अंदर होता है। तो आपका जो एग्जाम है बच्चे मेरे, वो लीडरशिप का एग्जाम है। गवर्नमेंट कहेगी कि भाई यहां से ये हटाओ, बनाओ। आज आप अयोध्या जा रहे हो, इतने श्रद्धालु आ रहे हैं, दुनिया भर के लोग कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में भारत की टूरिज्म राजधानी बन जाएगा। और ये मैंने बहुत पहले क्लास में पढ़ा दिया था। अभी कल मैं कई लोगों के वीडियो देख रहा था, मैंने कहा भैया तो मैंने बहुत पहले राम मंदिर उद्घाटन से पहले पढ़ा दिया था, 1-1 रुपए का हिसाब रखा था। तो आज वो राजधानी बन गई। अब मुझे बताओ, अगर सड़कें नहीं, आप मकान जो आगे तक आकर उनको नहीं तोड़ोगे तो सड़कें चौड़ी नहीं होंगे। जिनका मकान तोड़ोगे वो
तोड़ने देंगे? आइए तोड़िए। कितना समझाना पड़ा होगा, कितने दांव पेच खेलने पड़े होंगे। दैट मीन लीडरशिप। गालियां पड़ी होंगी, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एक बूढ़ी महिला हाथ पे रख के तुम्हें दह गाली दिया जाए तो भाई मुस्कुराते रहोगे। माता जी शांत हो जाइए, आप कुछ करके देखिए। मीडिया आपको कल जो है एक फुटेज निकालेगा, बूढ़ी महिला को, एक बोलेगा बूढ़ी महिला को मारा, दूसरा उठाएगा बोले इस जाति की महिला को मारा, तीसरा उठाएगा धर्म की महिला को मारा। आप सोचो कितनी महिलाओं को मारा था यार। ठीक है, आप खुद ही परेशान हो जाओगे। चौथा बोल देगा, एक रावण का सरवर लगा देगा, रावण अभी जिंदा है। ठीक है, तुम्हारा दहन के लिए लोग पुतला निकालना शुरू कर, तुम खुद ही परेशान हो जाओगे। रावण अभी जिंदा है, मतलब तुम्हारी फोटो सेंटर में आ रही है, तुम अलग परेशान हुए घूमोगे। क्लियर? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, गहराई से समझो, इसी दैट्स व्हाई नोन एज सोशल इशू। अब एक एक करके घुसेंगे, अब तुम्हें समझ में आएगा कि एक्चुअली सर्विस कितनी कठिन है। तो जजमेंट ऑफ एरर की वजह से, मैंने बहुत से ब्यूरोक्रेट से बात भी की है, जजमेंट ऑफ एरर ना हो, आप वहां परेशानी ना हो, तो इसलिए वो कई बार निर्णय नहीं लेते हैं। और निर्णय ना लेने की वजह से क्या हो जाता है? जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। निर्णय में देरी अन्याय के समान है। और जब कोई समाज, घूम फिर के बात वहीं आ गई, अन्यायपूर्ण स्थितियों में आ जाता है, वो समाज अपनी हार्मोनी खो बैठता है। क्योंकि समाज में गवर्नेंस का काम ही है न्याय स्थापित करना। और किसी समाज में अन्याय आ गया, असंतोष आ गया, लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुश्मन है। समाज में न्यायपूर्ण स्थापना होगी तभी लोकतंत्र। लोकतंत्र कभी भी पहली सीढ़ी नहीं होती है शासन की, ये बात याद रखिएगा। लोकतंत्र तीसरी सीढ़ी है, तो पहले दो क्या है ये मुझसे समझ लीजिएगा। तभी हम ब्रेक लेते हैं। और आज एक छोटी सी बात आप लोगों से मुझे कहनी है। अब जैसे कल भी मैं वीडियो देख रहा था तो बड़ा मुझे तकलीफ हुई कि मैंने इतना एडवांस पढ़ा रखा था कि कैसे उसकी इकोनॉमी होगी, किन किन लोगों को पैसा बटेगा। तो बहुत से बच्चे जो हैं वो देख रहे हैं कि लोग बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग जो काम कर रहे हैं, मैं अपने बच्चों से पूछना चाहता हूं। मैं एक टीम इन्वाइट कर रहा हूं, दैट इज अ पेड सैलरी पे, जो लोग भी जुड़ना चाहें तो वो अपना रिज्यूम अपने बारे में भेज सकते हैं। जो मेरी वीडियोस को देखते हो, जानते हो कि सर बहुत एडवांस पढ़ाते हैं, पहले पढ़ाते हैं, आप 2-3 दिन से अखबार देखिए वही सारी लाइनें छपी पड़ी हैं। सो आई एम इन्वाइटिंग, उन लोगों को इन्वाइट कर रहा हूं, अपना रिज्यूम जो है करियर एट, जो मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं डिजिटल को लेकर, थोड़ा मैं चाहता हूं कि लोग, ऐसे लोग जुड़े जो मुझे जानते हो, मुझे पहचानते हो, career@ojang.in। ठीक है, आप इस पे अपना रिज्यूम भेज सकते हैं फॉर द डिजिटल मार्केटिंग एंड एडिटिंग में। और जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं, जो अच्छे, जैसे एक बच्ची हमारी भेजती है, जो भी मैं बोलता हूं वो पोस्टर बना के मुझे भेज देती है, मुझे भी अच्छा लगता है, कलेक्ट करके उसको मैं सेव करके अपने लाइब्रेरी में रखता हूं। तो आप लोग भी इसके साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, और एक बड़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, अभी 10 मिनट के ब्रेक के बाद हम फिर मिलेंगे। हाय, क्या आप भी आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं? बहुत दिनों से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिली। भागदौड़ करने के बावजूद भी आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। सिर्फ आपका टेंशन बढ़ रहा है, आपका पेशेंस जवाब दे रहा है। इसी टेंशन को दूर करने और आपकी हर एक समस्या का समाधान लेकर आए हम, यानी ओजांग गुरुकुल कैंपस। यहाँ हम आपको सिखाएंगे आईएएस और पीसीएस जैसे एग्जाम की तैयारी कैसे आसान तरीके से की जाती है, कैसे डिसिप्लिन फॉलो किया जाता है, कैसे अनुशासन रखा जाता है। अगर आप भी चाहते हैं हम आईएएस और पीसीएस बने और अपनी जिंदगी के सारे सपने पूरे करें, तो अभी ज्वाइन करें ओजांग गुरुकुल कैंपस। बिकॉज when we support the word selfless, the whole universe will support you endlessly.